हम लोग स्टार्ट करेंगे रेजोनेंस। रेजोनेंस तब होता है जब हम कभी भी किसी भी मॉलिक्यूल का करेक्ट स्ट्रक्चर नहीं ड्रॉ कर पाते हैं। अगर भी किसी भी मॉलिक्यूल का हमें करेक्ट स्ट्रक्चर नहीं पता लग पा रहा है और हम लोग उसका हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं, माने हम लोग अगर भी मॉलिक्यूल का कोई भी स्ट्रक्चर मिलता है जिस स्ट्रक्चर उसके सारे प्रॉपर्टीज़ को नहीं एक्सप्लेन कर पाएगा, तब बोलते हैं कि मॉलिक्यूल में रेजोनेंस है। रेजोनेंस का सीधा मतलब मॉलिक्यूल का हमें कोई भी करेक्ट स्ट्रक्चर नहीं पता लग पा रहा है और जो भी स्ट्रक्चर हमें पता लग रहा है उसमें इनकरेक्टनेस यही है कि वो स्ट्रक्चर उस मॉलिक्यूल के पूरे प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। तब हम लोग बोलेंगे कि मॉलिक्यूल में रेजोनेंस है। फॉर एग्जांपल ऐसा देखिए, जब बेंजीन का डिस्कवरी हुआ तब बेंजीन का कुछ प्रॉपर्टीज़ हमें पता लगा कि बेंजीन का कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इक्वल होता है। जितना भी कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ है सब है इक्वल। दूसरा प्रॉपर्टी ये पता लगा कि बेंजीन डोंट बिहेव लाइक एल्कीन, इसमें एल्कीन का प्रॉपर्टीज़ नहीं होते हैं। तब ये प्रॉपर्टी हमें पता लगा बेंजीन से कि बेंजीन में जो भी कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ है सब इक्वल होगा और वो एल्कीन जैसे बिहेव नहीं करेगा। तब साइंटिस्ट लोग बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाले, वो हमें साइंटिस्ट लोगों को पता लगा C6H6। अब C6H6 मॉलिक्यूलर फार्मूला के ऊपर में सब साइंटिस्ट अपने अपने तरीके से स्ट्रक्चर निकालने लगे। मान लीजिए कोई साइंटिस्ट ये स्ट्रक्चर बोला, प्रपोज किया कि बेंजीन का स्ट्रक्चर ये है, तो कोई दूसरा साइंटिस्ट बेंजीन का ये स्ट्रक्चर को प्रपोज कर दिया। अब इन दोनों स्ट्रक्चर में देखिए प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी में ये बोला जा रहा है कि सारा बॉन्ड लेंथ इक्वल होगा, कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इक्वल होगा। अब स्ट्रक्चर नंबर 1 और स्ट्रक्चर नंबर 2, स्ट्रक्चर नंबर 1 में देखिए ये कार्बन, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड और इन दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड। हमें पता है डबल बॉन्ड लेंथ का बॉन्ड लेंथ कम होगा, इसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा। तो देखिए कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इक्वल नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर्टी में ये बोला गया था कि कार्बन कार्बन बेंजीन का कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इक्वल होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कार्बन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, लेकिन इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, और सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड में डबल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ कम होता है और इसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा। तो ये एक कम हो गया एक ज़्यादा हो गया, बराबर नहीं हुआ, लेकिन प्रॉपर्टी के हिसाब से बराबर होना चाहिए था। तो साइंटिस्ट नंबर 1 का जो ये प्रोपोज स्ट्रक्चर है ये फेल हो गया। ये स्ट्रक्चर को देखिए, इस स्ट्रक्चर में भी देखिएगा कि इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, इसके और इसके बीच में सिंगल बॉन्ड। डबल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ कम होगा और सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा, तो फिर से भी यहाँ भी बॉन्ड लेंथ इक्वल नहीं हुआ, तो ये भी स्ट्रक्चर गलत हो गया। तो यहाँ से हमें क्या पता लग रहा है, और फिर देखिए बोला है डोंट बिहेव लाइक एल्कीन, एल्कीन जैसे बिहेव नहीं करेगा। लेकिन इसमें देखिए कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड है, जब भी डबल बॉन्ड हो गया तो ये एल्कीन जैसे बिहेव करने लगेगा। यहाँ पर भी जब भी डबल बॉन्ड मिल गया तो डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एल्कीन जैसे बिहेव करने लगेगा। माने हमें ये मिल रहा है कि जो भी स्ट्रक्चर साइंटिस्ट लोग निकाले वो स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। प्रॉपर्टी के हिसाब से कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ बराबर होना चाहिए था, तो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ बराबर नहीं हो रहा है। तो जब हमें ऐसा दिखता है कि मॉलिक्यूल का करेक्ट स्ट्रक्चर हम लोग नहीं बता पा रहे हैं, या फिर कोई भी एक स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, तो उसी को बोला जाता है कि मॉलिक्यूल में ज़रूर रेजोनेंस होगा। माने यहाँ से हमें यह पता लगा कि बेंजीन में ज़रूर रेजोनेंस हो रहा होगा, और इस रेजोनेंस के कारण से ही हमें प्रॉपर्टी सही नहीं मिल पा रहा है। इसका माने ये है कि ये दोनों स्ट्रक्चर गलत स्ट्रक्चर हैं, सही स्ट्रक्चर कुछ और होगा। तो वही सही स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे कि कैसे निकला वो सही स्ट्रक्चर। वो सही स्ट्रक्चर निकालने के लिए हमें ऑर्बिटल अप्रोच से जाना पड़ेगा। हमें पता होता है कि बेंजीन में जितने भी कार्बन कार्बन होते हैं सब sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है, क्योंकि बेंजीन का स्ट्रक्चर हाइपोथेटिकल इनकरेक्ट स्ट्रक्चर में हम लोग कुछ इस तरह से बनाते हैं। ये बेंजीन का रिंग है और बेंजीन के रिंग में सब कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ये सब sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है। अगर यदि किसी भी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, देखिए ये है s और p में 3 ऑर्बिटल्स होंगे कार्बन के, तो इस तरह से हुआ। अब किसी भी का अगर यदि sp2 देखिए, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, माने उसके वैलेंस सेल ये है 2s, ये 2p, ये 1s। ये हम लोग कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन लिख दिए, ये कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन है। कार्बन का हमें पता होता है कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, तो देखिए 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में 1 और 1, तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब हमें पता है कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में हम लोग एक s को लेंगे और इस 2 p को ले लेंगे, तो देखिए sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। और हमें पता होता है
1s को क्यों नहीं लिया हाइब्रिडाइजेशन में, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन में सिर्फ आउटर मोस्ट शेल ही पार्टिसिपेट करता है, तो इसलिए आउटर मोस्ट का 2s और आउटर मोस्ट का 2p, एक तो s दो तो p, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। अब जब ही sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया तो देखिए एक तो वैकेंट सेल हमें मिल गया है और वैकेंट सेल फ्री p सेल है, तो हमें क्या मिल रहा है कि जितने भी कार्बन के पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, ये एक ऐसा 2 p मिल गया, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया, और जब ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया तो हमें एक तो वैकेंट p ऑर्बिटल मिल गया है। तो माने यहाँ पे एक तो वैकेंट p ऑर्बिटल होगा, यहाँ पर भी एक वैकेंट p ऑर्बिटल, यहाँ पर भी एक वैकेंट p ऑर्बिटल, यहाँ पर भी वैकेंट p ऑर्बिटल, यहाँ पर भी वैकेंट p ऑर्बिटल, यहाँ पर भी वैकेंट p ऑर्बिटल। इसको प्लस मान लेते हैं, इसको माइनस, इसको प्लस, इसको माइनस, इसको प्लस, इसको माइनस। अब देखिए ये जब भी वैकेंट p ऑर्बिटल्स दिख रहा है तो वैकेंट p ऑर्बिटल्स एक ही प्लेन में है, और एक ही प्लेन में है तो इन लोगों में ओवरलैप हो सकता है, हमें पता है। एक p और एक p जब आमने सामने होता है प्लस माइनस करके, वो दोनों में ओवरलैप हो जाता है और पाई बॉन्ड बन जाता है। तो देखिए अब एक साइंटिस्ट कुछ ऐसा सोच सकते हैं कि ये प्लस इस माइनस के साथ ओवरलैप कर जाए, ये प्लस इस माइनस के साथ ओवरलैप कर जाए, और ये प्लस इस माइनस के साथ ओवरलैप कर जाए, तब स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन जाएगा। ये प्लस इस माइनस के साथ, तो पाई बॉन्ड यहाँ पे बना, दूसरा पाई बॉन्ड यहाँ पे बना, तीसरा पाई बॉन्ड यहाँ पे बना। लेकिन कुछ दूसरा साइंटिस्ट ऐसा भी सोचा जा सकता है कि ये प्लस इसके साथ ओवरलैप नहीं करके ये प्लस इसके साथ ओवरलैप कर जाए, ये प्लस इस माइनस के साथ ओवरलैप कर जाए, और ये प्लस इस माइनस के साथ ओवरलैप कर जाए। तब दूसरे साइंटिस्ट के हिसाब से चूंकि ये प्लस इसके साथ ओवरलैप किया जा रहा है, देखिए सेकंड केस में ये ओवरलैप नहीं हो रहा है, ये ओवरलैप हुआ था फर्स्ट केस में। चूंकि ये ओवरलैप फर्स्ट केस में हुआ था इसलिए पाई बॉन्ड यहाँ पे बना था। सेकंड केस में इन दोनों के ओवरलैप के बदले में यहाँ पे ओवरलैप हो रहा है, जिसके कारण से पाई बॉन्ड यहाँ नहीं बनने के कारण पाई बॉन्ड यहाँ पे बन रहा है। और फिर सेकंड केस में देखिए, सेकंड केस में ओवरलैप यहाँ नहीं हुआ था, ये फर्स्ट केस वाला ओवरलैप है। चूंकि फर्स्ट केस में ओवरलैप इन दोनों के बीच में हुआ था तो पाई बॉन्ड यहाँ पे बना था, लेकिन सेकंड केस में ओवरलैप इन दोनों के बीच में हो रहा है इसके बदले में। तो इस यहाँ पे ओवरलैप नहीं होके ओवरलैप इन दोनों के बीच में हो रहा है। यहाँ सेकंड केस में इसके बीच में ओवरलैप हुआ, इसके बीच में ओवरलैप हुआ, और इसके बीच में ओवरलैप हुआ, तो पाई बॉन्ड यहाँ पे और यहाँ पे बन जाएगा। तो देखिए तो इसीलिए साइंटिस्ट लोगों को प्रॉपर्टी इसलिए नहीं एक्सप्लेन हो रहा था क्योंकि साइंटिस्ट लोग ये चीज़ समझ नहीं पा रहे थे कि ओवरलैप किसके बीच में हो रहा है। कोई साइंटिस्ट बोल रहा है कि ओवरलैप इसके और इसके बीच में हो रहा है, तो कोई साइंटिस्ट ये सोच रहा है कि ओवरलैप इसके बीच में हो रहा है। लेकिन एक्चुअली में हो क्या रहा था, ये p ऑर्बिटल 50% इसके साथ भी ओवरलैप कर रहा है, 50% इसके साथ भी ओवरलैप कर रहा है। ये 50% इधर भी ओवरलैप हो रहा है, 50% इधर भी ओवरलैप हो रहा है, इधर भी ओवरलैप हो रहा है, इधर भी ओवरलैप हो रहा है। जिसके कारण से क्या हुआ, एक्चुअल स्ट्रक्चर में क्या दिखा कि ये जो पाई बॉन्ड बेंजीन का जो रिंग हमारे पास बना है, उस रिंग में एक चूँकि ओवरलैप 50-50% करके दोनों डायरेक्शन में हो रहा है, तो बेंजीन का अगर दी स्ट्रक्चर इस तरह से होना चाहिए। तो ओवरलैप इधर भी हुआ था p और p के बीच में, और ओवरलैप इधर भी हुआ था, ओवरलैप इधर भी हुआ था, इधर भी हुआ था, इधर भी हुआ था, इधर भी हुआ था। इससे हम लोग क्या मिल रहा है, इससे ये हमें समझ में लग रहा है, पता लग रहा है कि पाई बॉन्ड सिर्फ इसी दोनों के बीच में नहीं है, पाई बॉन्ड यहाँ पर भी है तो पाई बॉन्ड यहाँ पर भी है, पाई बॉन्ड यहाँ पर भी है तो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है तो यहाँ पर भी है। इसका माने पाई बॉन्ड रिंग में सब जगह पर है। तो उस पाई बॉन्ड को हम लोग कंप्लीट पाई तो नहीं बोलेंगे क्योंकि ओवरलैप 100% नहीं हुआ था, 50% इन दोनों के बीच में हुआ है तो 50% इन दोनों के बीच में हुआ है। और पाई बॉन्ड जब भी ओवरलैप करता है तो पाई बॉन्ड पाई p ऑर्बिटल पार्शियल ओवरलैप, p ऑर्बिटल पैरेलल ओवरलैप करने के कारण से पाई बॉन्ड बनेगा। अब कंप्लीट ओवरलैप करता है तब कंप्लीट पाई बॉन्ड बनता है, लेकिन 50% ओवरलैप कर रहा है, कंप्लीट ओवरलैप नहीं हुआ। कंप्लीट ओवरलैप माने 100% ओवरलैप, अगर यदि 100% ओवरलैप होता है तब कंप्लीट पाई बॉन्ड बन जाता। लेकिन चूंकि 50% इधर इन दोनों के बीच में ओवरलैप और 50% इधर हो रहा है, चूंकि 50-50 हो रहा है इसलिए पाई बॉन्ड भी हमारा कंप्लीट पाई बॉन्ड नहीं बनेगा, पाई बॉन्ड हमारा पार्शियल पाई बॉन्ड बनेगा। पार्शियल पाई बॉन्ड बनने का रीज़न ये है कि 50% इन दोनों के बीच में ओवरलैप हुआ है और 50% इन दोनों के बीच में, और सारे कार्बन्स पे 50-50% करके ओवरलैप होते गया है। इसलिए हम लोग एक्चुअल स्ट्रक्चर में बोलते हैं कि एक्चुअल स्ट्रक्चर में ना ही तो सिंगल बॉन्ड है और ना ही कंप्लीट पाई बॉन्ड है। कंप्लीट पाई बॉन्ड नहीं होने का रीज़न है 50-50% ओवरलैप हुआ है, और चूँकि 50-50% ओवरलैप हुआ है तो हम लोग बोलेंगे पार्शियल पाई बॉन्ड बनेगा, कंप्लीट नहीं पार्शियल पाई बॉन्ड। और पार्शियल पाई बॉन्ड को हम लोग देखिए डबल बॉन्ड इस तरह से होता है, सिंगल बॉन्ड इस तरह से होता है। अगर यदि 100% ओवरलैप हो जाता तब एकदम पाई बॉन्ड बन जाता, और 0% ओवरलैप होता तो सिंगल बॉन्ड का पाई बॉन्ड बनता ही नहीं। देखिए ये सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पे कोई भी पाई बॉन्ड नहीं है, और यहाँ पे ये एक पाई है और ये सिग्मा बॉन्ड है। 100% ओवरलैप होता था दोनों p ऑर्बिटल्स के बीच में तब डबल बॉन्ड, और 0% ओवरलैप तो सिंगल बॉन्ड। लेकिन ओवरलैप हुआ है 50%,
तो हम लोग बोलेंगे पार्शियल पाई बॉन्ड। और पार्शियल पाई बॉन्ड को ना ही डबल बॉन्ड से रिप्रेजेंट करेंगे ना ही सिंगल बॉन्ड से, उसे इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है पार्शियल बॉन्ड को। बॉन्ड लेंथ का अगर ऑर्डर निकालेंगे तो बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा सिंगल बॉन्ड का, उसके बाद पार्शियल पाई का, और उसके बाद डबल बॉन्ड का। तो देखिए पार्शियल बॉन्ड को इस तरह से रिप्रेजेंट कर देते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर है, तो इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलेंगे रियल स्ट्रक्चर। एक्चुअल में ये स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है। ये स्ट्रक्चर कहाँ से आया है? ये जो कैनोनिकल, अब देखिए कैनोनिकल स्ट्रक्चर वो होता है जो स्ट्रक्चर एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता है। हमें पता है कि ये स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करता है क्योंकि बेंजीन के रिंग के हिसाब से सब कार्बन पे बॉन्ड लेंथ बराबर होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे बॉन्ड लेंथ और यहाँ का बॉन्ड लेंथ डिफरेंट है क्योंकि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है जिसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, यहाँ पे डबल बॉन्ड जिसका बॉन्ड लेंथ कम, बॉन्ड लेंथ बराबर नहीं है। तो बॉन्ड लेंथ बराबर नहीं है तो ये स्ट्रक्चर इनकरेक्ट, ये भी स्ट्रक्चर इनकरेक्ट। लेकिन इस स्ट्रक्चर को अगर इस स्ट्रक्चर के ऊपर में सुपर इम्पोज कर दे तब हमारा ये स्ट्रक्चर बन जाता है। तो जो स्ट्रक्चर्स को सुपर इम्पोज करके रियल स्ट्रक्चर बनाया जाता है उन स्ट्रक्चर को बोला जाता है कैनोनिकल स्ट्रक्चर। कैनोनिकल स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर हुए जिन्हें अगर सुपर इम्पोज कर देंगे एक दूसरे के ऊपर में तो हमारा रियल स्ट्रक्चर बन जाएगा। कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स का एनर्जी बराबर होता है, कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स का एनर्जी इक्विवेलेंट टू ईच अदर होता है। और रियल जो स्ट्रक्चर है इसी को, रियल स्ट्रक्चर को ही हम लोग रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर बोलते हैं। रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर, रियल स्ट्रक्चर को हम लोग रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर बोलते हैं। और रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर का एनर्जी सबसे कम होता है, और सबसे कम एनर्जी इसलिए इसका सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी, मोस्ट स्टेबिलिटी। इसका एनर्जी सबसे कम क्यों होता है? क्योंकि देखिए यहाँ पे जो पाई बॉन्ड जो है, अगर यदि ये स्ट्रक्चर ले और ये स्ट्रक्चर ले तो हमें पता है ये है रियल स्ट्रक्चर और ये है इनकरेक्ट स्ट्रक्चर, या फिर इनको कैनोनिकल स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं। तो इन दोनों स्ट्रक्चर में इसका एनर्जी सबसे कम और इसका स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा क्यों? ये स्ट्रक्चर यही स्ट्रक्चर है। इस सर्कल को हम लोग इस तरह से ड्रॉ कर देते हैं। इसका स्टेबिलिटी इतना ज़्यादा क्यों है, इसका थोड़ा कम क्यों है? इसका स्टेबिलिटी इसलिए ज़्यादा है क्योंकि इसमें पाई बॉन्ड सिर्फ इन दोनों कार्बन के बीच में नहीं है, पाई बॉन्ड इस कार्बन और इस कार्बन दोनों के बीच में है। तो मान लीजिए एक पाई बॉन्ड अगर दी 3 कार्बन के बीच में होगा, इस स्ट्रक्चर में ये पाई बॉन्ड सिर्फ 2 कार्बन के बीच में है, लेकिन इस स्ट्रक्चर में यही वाला पाई बॉन्ड 50% इधर ओवरलैप किया था, 50% इधर ओवरलैप किया था। तो यही पाई बॉन्ड 3 कार्बन के बीच में है, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, एक पाई बॉन्ड। दूसरा पाई बॉन्ड ये 3 कार्बन के बीच में है और तीसरा कार्बन ये 3 कार्बन के बीच में है। तो देखिए, तो चूंकि यहाँ पे एक तो पाई बॉन्ड 2 कार्बन के बीच में है सिर्फ, लेकिन यहाँ पे जो पाई बॉन्ड था 50% इधर ओवरलैप किया था, 50% इधर ओवरलैप किया था। तो 1 2 3 कार्बन के एटम के बीच में है। तो 3 कार्बन एटम के बीच में होगा तो अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन का सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि कार्बन का न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे पाई बॉन्ड माने इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन को 3 तो प्लस चार्ज मिलके खींच रहे हैं, माने यहाँ पे प्लस और माइनस का अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा। यहाँ पर 2 तो पॉजिटिव चार्ज तो इलेक्ट्रॉन को खींचा जा रहा है, तो यहाँ पर भी अट्रैक्शन होगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 2 तो खींच रहा है तो यहाँ पे अट्रैक्शन कम होगा और यहाँ पे अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। और जितना ज़्यादा अट्रैक्शन होता है उतना ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो जाता है, और जितना ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगा उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी हो जाएगा। इसलिए रेजोनेटिंग हाइब्रिड का स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा और कैनोनिकल फॉर्म का स्टेबिलिटी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से कम होता है। और इसलिए एनर्जी का एक्सिस में ड्रॉ करेंगे तो कैनोनिकल फॉर्म्स का एनर्जी यहाँ पे, एनर्जी का एक्सिस और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का एनर्जी ये। तो देखिए ये है एनर्जी का एक्सिस, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का एनर्जी सबसे कम होता है, कैनोनिकल फॉर्म्स का एनर्जी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से ज़्यादा होता है। चूँकि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का एनर्जी सबसे कम होगा इसलिए इसका एनर्जी सबसे कम होता है, इसलिए इसका स्टेबिलिटी भी सबसे ज़्यादा होता है। अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन और डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। नाम से क्लियर है। लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन का मीनिंग होता है इलेक्ट्रॉन जहाँ पर ही है वहीं पर है, वहाँ से उसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। माने मान लीजिए सी कार्बन सी, ये 2 इलेक्ट्रॉन जो पाई बॉन्ड को बना रहा है, ये कोवैलेंट बॉन्डिंग जो 2 इलेक्ट्रॉन से बना है, ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन अगर हर समय यहीं पे रहेगा, यहाँ से मान लीजिए ये मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल में ये इलेक्ट्रॉन यहीं का यहीं पर है, यहाँ से यहाँ पे चेंज नहीं कर रहे, तो इसको हम लोग बोलेंगे लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। लेकिन वहीं पे मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से आके यहाँ पे आ गया, शिफ्ट कर गया, यहाँ पे शिफ्ट कर गया, तब इस इलेक्ट्रॉन को बोला जाएगा डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। तो लोकलाइज्ड डीलोकलाइज्ड माने जो इलेक्ट्रॉन अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है उसको बोला जाएगा लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन अपना पोजीशन चेंज करता है उसको बोलते हैं डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन में पाई इलेक्ट्रॉन को हम लोग डीलोकलाइज्ड बोलते हैं, माइनस चार्ज को, ये पाई इलेक्ट्रॉन और माइनस इलेक्ट्रॉन मोस्टली डीलोकलाइज्ड किया जाता है।